हेलो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की विकास यात्रा में आज के चर्चा का विषय है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892 की जरा पृष्ठभूमि को हम पहले समझ लें तो हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी धाराएं लाई गई थी और किस तरह इससे पहले 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके ऊपर ये कैसे सुधार था। होता ये था कि जो पहले कानून बनाए जाते थे उन कानून पर एक सुधार के रूप में आने वाले कानून हुआ करते थे। 1861 के बाद जो भारतीय संविधान का विकास है वो भारतीय जनता के असंतोष, आंदोलन और भारतीय परिषद अधिनियम की एक क्रमबद्ध कथा है। हुआ क्या कि जो सुधार ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय किए गए थे वो अपर्याप्त थे और अपर्याप्त होने की वजह से लोगों में असंतोष होता था और उस असंतोष का परिणाम कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ता था और इसलिए नए सुधार करने के लिए नए परिषद अधिनियम बनाने की आवश्यकता महसूस होती थी। तो 1861 में जो क्रमिक सुधार किया गया था वो पर्याप्त था नहीं। भारतीयों की मांग पर 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो भारतीय सदस्यों को प्रवेश दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। जो सदस्य रखे भी जाते थे वो प्राय राजे महाराजे जमींदार लोग हुआ करते थे जिनको आम जनता के जीवन की उतनी जानकारी ही नहीं होती थी, तो वो बहुत प्रभावी नहीं रहा। दूसरा, जो इस समय की जो पृष्ठभूमि थी 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था वो भारतीयों के प्रति दमनात्मक रवैया था। इससे लोगों में संतोष था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां रही 1857 के बाद वो नीतियां भी कम नहीं थी। जैसे लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। 1857 के बाद लॉर्ड लिटन जब वाइसराय थे तो इनके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी। 1878 में एक लाया गया और इस एक्ट में प्रावधान था कि अगर कोई देसी भाषा का समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रेस को जब्त किया जा सकता है और जो प्रकाशक है उसको जेल भी भेजा सकता है। तो इस प्रकार का ये खतरनाक एक्ट था जिसको प्रेस गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, प्रेस का गला घोटू अधिनियम। तो इससे भारतीयों के अंदर आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। लॉर्ड लिटन के समय में ही शस्त्र अधिनियम, 1879 में शस्त्र अधिनियम बन गया कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते। भारतीयों के ऊपर एक प्रकार से विश्वास व्यक्त किया गया कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते, शस्त्र रखने पर रोक लग गई। ये ऐसे कानून थे। इसके अतिरिक्त जो आईसीएस में प्रवेश की जो उम्र सीमा थी, उम्र सीमा को घटा दिया गया, उम्र सीमा कम कर दी गई। पहले आईसीएस में प्रवेश की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष, जिससे कि भारतीय कम से कम इसमें प्रवेश ले सकें। ये परीक्षा भी इंग्लैंड में हुआ करती थी, तो इतनी कम उम्र में स्नातक करके इस परीक्षा को पास करना भारतीयों के लिए एक बहुत मुश्किल बात थी। तो आईसीएस की उम्र सीमा को कम कर देना। यही नहीं, 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में इल्वर्ट बिल के ऊपर जो विवाद हुआ, इल्वर्ट बिल एक ऐसा बिल था जो भारतीय जजों को अंग्रेजी जजों के बराबर अधिकार दे रहा था। पहले अंग्रेजी जजों के बराबर अधिकार भारतीयों को नहीं था,
इस बिल के द्वारा भारतीय जजों को अंग्रेज जजों के बराबर अधिकार दे दिया गया। मतलब भारतीय जज भी ब्रिटिश अपराधियों का मुकदमा सुन सकते थे। ये रिपन के समय में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इस प्रस्ताव का इतना विरोध किया गया कि प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अंग्रेज भारतीयों को अपने बराबर अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारतीयों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, भारतीयों को किसी प्रकार का इस प्रकार की राहत या इस प्रकार का कंसेशन वो देने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया, जो लंकाशायर की सूती मिलें थी वहाँ से भारत आ रहा जो सूती वस्त्र था उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 5% को घटा दिया। सूती वस्त्र पर आयात शुल्क 5% को कम कर दिया गया। तो सूती वस्त्र पर जब आयात शुल्क 5% कम हो गया तो मैनचेस्टर और लंकाशायर से आने वाला जो सूती वस्त्र था उसकी बाजार में, भारतीय बाजारों में बाढ़ सी आ गई। परिणाम क्या हुआ कि जो भारतीय बुनकर थे, भारतीय हस्तकर्मी थे, उनका कपड़ा बाजार में महंगा पड़ने लगा और विदेशी सामान जो आ रहा था वो तुलना में सस्ता हो गया। ऐसी स्थिति में मिलों में बने हुए कपड़े के सामने भारतीय जो हस्तशिल्पी थे, जो बुनकर थे, वो प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। तो एक प्रकार से भारतीय आर्थिक जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा लाभ था। भारत के बुनकरों के ऊपर, भारतीय हस्तकला के ऊपर, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर एक प्रकार से ये बड़ा करारा प्रहार था। इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज जो है भारतीयों के प्रति बहुत दोहरा बर्ताव करते हैं, वो केवल अपने हितों के लिए चिंतित हैं। तो इस पृष्ठभूमि में भारतीयों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ शिक्षा का विकास हो चुका था। 1857 के बाद आप देखें तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 जगहों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी और इन विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। तो भारतीय विद्यार्थी जो शिक्षित हो रहे थे, जो पाश्चात्य ढंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा जान रहे थे, इसकी वजह से उनमें संपर्क बढ़ रहा था। जब अंग्रेजी का ज्ञान उनके पास हो गया तो दूसरे अन्य प्रांतों के लोग जो अन्य अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोलते थे, लेकिन अंग्रेजी एक कॉमन कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बन गई, तो भारतीयों के बीच संवाद बढ़ा और इसका लाभ ये हुआ कि राष्ट्रवादी भावना को बल मिला। तो अंग्रेजी शिक्षा के विकास की वजह से, विश्वविद्यालयों की स्थापना की वजह से राष्ट्रवादी जो भावना थी वो बलवती हुई। इस प्रकार की पृष्ठभूमि थी। अब जब लोग शिक्षित होने लगे, ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीतियां थी, लोगों में संतोष था, तो इसी पृष्ठभूमि में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो भारतीयों का असंतोष है वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए। जो राजनीतिक सुधार भारतीय चाहते हैं, उस राजनीतिक सुधार की मांग के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। इसके लिए ऐसी राजनीतिक संस्था की नियुक्ति हुई थी। इसकी स्थापना 1885 में बंबई में गोकुलदास तेजपाल भवन में हुई थी और इसके संस्थापक सर ए.ओ. ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। अंग्रेजों के द्वारा ही इस संस्था स्थापित की गई थी। ओके, वो भी चाहते थे कि भारतीयों का गुस्सा निकलता रहे। इसके लिए एक सिद्धांत भी कहा गया था, सेफ्टी वॉल सिद्धांत। तो इस तरह भारतीयों की गुस्से को निकालने, भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। और शुरू में अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का बड़ा सकारात्मक रवैया कांग्रेस के साथ था। लेकिन जैसे जैसे भारतीय अपनी मांग बढ़ाते गए, लोगों में भावना थोड़ी उग्र होती गई, अंग्रेजों ने भारतीय कांग्रेस से दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नई नई मांगें प्रस्तुत कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि जो स्थानीय और प्रांतीय विधानसभाएं हैं उसमें पर्याप्त संख्या में भारतीयों को स्थान दिया जाए।
भारतीयों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। तो ये जो मांगें थी, इन मांगों को ब्रिटिश सरकार उस समय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे इससे दूरी बनाना चालू कर दी। 1880 तक आते आते उस समय लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस की मांग है वो अज्ञात में एक लंबी छलांग है। कांग्रेस की जो मांगे हैं वो एक अज्ञात में लंबी छलांग के रूप में है। तो लॉर्ड डफरिन या जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उसने कांग्रेस की मांगों को ना तो पूरा किया और ना बड़ी गंभीरता से लिया। लेकिन लॉर्ड डफरिन बहुत दूरदर्शी था। उसने क्या किया कि उसने गुप्त रूप से कांग्रेस की मांगों का एक प्रपत्र अपनी गृह सरकार को इंग्लैंड भेज दिया कि जो भारतीय परिषद हैं उनमें सुधार की जरूरत है और उनकी रचना और उनकी शक्तियां कुछ नए तरीके से की जानी चाहिए। ये उसने अपनी गुप्त रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेज दी और इस गुप्त रिपोर्ट के आधार पर 1890 में ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव सरकार थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड क्रॉस को यह जिम्मेदारी दी कि भारत के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाए। संविधान का एक मसौदा लॉर्ड क्रॉस प्रस्तुत करें। लॉर्ड क्रॉस ने जो मसौदा 1890 में लॉर्ड्स की जो सभा थी, जो हाउस ऑफ लॉर्ड की सभा थी, उसमें प्रस्तुत किया और ये विधेयक अंत में 1892 में पारित किया गया। तो लॉर्ड क्रॉस के द्वारा 1890 में प्रस्तुत जो विधेयक था, वही विधेयक 1892 में पारित होकर के 1892 के भारत परिषद अधिनियम के रूप में लागू किया गया। तो ये पृष्ठभूमि थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। अब आइए इसकी धाराएं क्या थी, इन धाराओं के बारे में हम देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि किन परिस्थितियों की वजह से ये भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया था। अब पहली धारा 1861 में जो केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी, उसको बढ़ा दिया गया। अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 हो सकती थी। तो पहली धारा, केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या 10 से 16 हो सकती थी, ये जो अतिरिक्त सदस्य होते थे। ठीक। नंबर 2, 1861 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि वाइस राय को इन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा। वो व्यवस्था बनी रही। वाइस राय को सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार बना रहा। जो वाइस राय होता था उसकी शक्तियां पहली जैसी रही। तीसरी धारा 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था थी, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो नंबर 3, जो वार्षिक बजट था, इस पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। ये व्यवस्था होनी थी। प्रांतीय विधानमंडलों को, बंबई, मद्रास जैसे जो प्रांतीय विधानमंडल थे, उसमें इस अधिनियम के द्वारा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया और उनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 20 और न्यूनतम 8 होनी थी। तो प्रांतीय जो विधानमंडल थे,
प्रांतीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से 20, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा जो नए बदलाव और आ रहे थे उसमें 5वीं धारा, जो बड़ी महत्वपूर्ण धारा थी, इस अधिनियम के द्वारा चुनाव होने का प्रावधान था। इसमें सदस्यों का चुनाव होना था, चुनाव की व्यवस्था, जो प्रतिनिधि चुने जाने थे, चुनाव की व्यवस्था थी, लेकिन चुनाव की व्यवस्था को बहुत अस्पष्ट नहीं किया गया था, ये इसका दोष था। लेकिन प्रतिनिधियों के चुनाव की शुरुआत इसमें होनी थी। यहाँ मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था तो थी, लेकिन विधानमंडलों की शक्तियाँ सीमित थी और इन चुने गए सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वो बजट में बहस में भाग ले सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इन विधान परिषदों की शक्ति को सीमित रखा गया था और चुनाव की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं की गई थी, ये इसका दोष था। लेकिन चुनाव की शुरुआत होना ये एक महत्वपूर्ण प्रोविजन इस भारत परिषद अधिनियम का था। इस अधिनियम की जो अगली धारा थी उसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल थे, इन विधानमंडलों को ये अधिकार था कि वो 6 दिन की सूचना देकर के किसी सार्वजनिक हित के महत्व पर प्रश्न पूछने की मांग कर सकते थे। हाँ, ये बात और है कि उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देना या न देना ये सरकार के हाथों में था। कई बार अगर सरकार उचित न समझती तो उन्हें प्रश्न पूछने से मना भी कर सकती थी, लेकिन ये प्रावधान ये था कि 6 दिन की वो नोटिस दे करके किसी सार्वजनिक हित के महत्व के ऊपर वो प्रश्न पूछ सकते थे। ये व्यवस्था केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल दोनों में लागू की गई थी। तो ये कि नया सुधार होना था इस भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो मैंने पहली धारा बताई थी, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 10 से 16 हो गई थी, न्यूनतम 10 अधिकतम 16। ये जो 10 सदस्य होने थे, इन 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों का तो चुनाव होना था और 5 सदस्य वायसराय के द्वारा मनोनीत होते थे, उनका नामांकन होना था। 7वां क्लाज है, जो केंद्रीय विधानमंडल के 5 सदस्य चुने जाने थे, इन 5 सदस्यों में से 4 का चुनाव तो प्रांतों से होना था। 4 प्रांत कौन कौन? बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो इन 4 प्रांतों से ये सदस्य चुने जाने थे। इसके अतिरिक्त एक सदस्य जो कलकत्ता का व्यावसायिक मंडल था उसके द्वारा चुना जाना था। तो इस प्रकार 5वां सदस्य कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के द्वारा चुना जाता। तो ये 5 सदस्य तो चुने गए और जो 5 अतिरिक्त बचते थे उनको वायसराय मनोनीत करता था। भारतीय विधानमंडल के जो सदस्यों का चुनाव हो रहा था वो चुनाव नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, इस तरह से इनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रीत से होना था। तो ये सदस्य चुने जरूर जाते थे, लेकिन इनको मनोनीत ही कहा जाता था और चुनाव इनका अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, जिनको नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय ये सब मिलकर के चुनते थे। तो इस तरह 1892 के अधिनियम के द्वारा जो 8वां क्लाज है, चुनाव पहली बार तो अप्रत्यक्ष होता था और इस चुनाव में जो ये सदस्य चुने जाने थे, इनका चुनाव मैंने आपको बताया कि नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, इनके द्वारा होता था। ओके, ये मुख्य परिवर्तन
1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा होने थे। अब भारत परिषद अधिनियम की अगर हम समीक्षा करें तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, ये एक प्रकार से कहा जाए तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम पर एक सुधार था। उससे एक कदम आगे का ये कानून है। लेकिन जो कांग्रेस की मांग थी, उस कांग्रेस की मांग को पूरी तरह से इस अधिनियम के द्वारा पूरा नहीं किया जाना था। वो पूरी मांग हो नहीं रही थी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी बजट के ऊपर प्रश्न पूछ सकें, सरकार के स्थानीय परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को रखा जाए। तो संख्या थोड़ी तो बढ़ाई गई थी, जैसे केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 और 16 की गई थी, प्रांतीय विधान परिषदों में 8 से लेकर के 20 की गई थी, लेकिन वो अभी अपर्याप्त थी। ओके, और इनका चुनाव भी स्पष्ट तरीके से नहीं था। विधान परिषदों की शक्तियां सीमित थी, उन्हें प्रश्न पूछने का विशेष कोई अधिकार नहीं था। अगर प्रश्न पूछना चाहते भी तो अभी आपको मैंने बताया कि सरकार जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थी, उसको मना भी कर सकती थी। तो इस प्रकार विधान परिषद की शक्तियों को सीमित रखा गया था। लेकिन फिर भी इस अधिनियम के द्वारा जो चुनाव की व्यवस्था हुई वो एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव और जो विधानमंडल का कार्यकारिणी पर जो अधिकार दिया गया था, इससे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की तरफ एक बड़ा कदम माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस अधिनियम का महत्व पहले के अधिनियमों से अच्छा था और उस संविधान के विकास में एक अग्रगामी कदम था। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।